हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का थर्ड डिजीज़ को लेके आ रहे हैं। उसका नाम है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए आते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। तो जैसा कि पहला डिजीज़ था वो चाइल्ड में होता था, मिनिमल चेंज डिजीज। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एडल्ट में होता था। ये जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये इल्डरली में होगा। इल्डरली का कहने का मतलब है 30 to 50 ईयर्स ओल्ड। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये मेनली क्या होता है, एडल्ट में होता है। 30% ये एडल्ट में होता है। ये चाइल्डहुड में रियल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन किस में होता है, इल्डरली में। पहले ही मैंने बताया। ठीक है, मेनली कौन से एज ग्रुप में, तो 30 to 50 ईयर्स ओल्ड, मतलब 30 से 50 साल के एज को ये ज़्यादा होता है। कौन सा, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब ये होता क्यों है, तो ये मेलिग्नेंसी के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है और रिमेटोलॉजिक डिसऑर्डर के कारण होता है। तो मेलिग्नेंसी में क्या क्या आ जाएगा, तो सॉलिड ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, लंग और कोलन। इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया और स्किस्टोसोमियासिस। रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, लूपुस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या बोला था, फिर से बताती हूँ। ये मेनली एल्डरली में होता है, 30 से 50 साल के बुद्धों में होता है। मेल में ज़्यादा होता है टू रेशियो एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, अब इसका क्या है, सेकेंडरी तो मेलिग्नेंसी होता है। मेलिग्नेंसी कहने का क्या मतलब है, ये सॉलिड ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, लंग और कोलन होता है। इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया और स्किस्टोसोमियासिस। रूमेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, जैसे लूपुस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये कह रहा है जो ग्लोमेरुलेशन है ना, ये मेनली कैसे होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो फ्रॉम इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स विथ मेगालिन रिसेप्टर एसोसिएटेड प्रोटीन। याद रखिएगा क्या, तो इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स विथ मेगालिन रिसेप्टर एसोसिएटेड प्रोटीन एज ए पुटेटिव एजेंट। ये इसका पैथोजेनेसिस है। तो सबका पैथोजेनेसिस अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये क्या लिखा हुआ है, अब इतना देख के डरिए नहीं, ये हर में इतने टेबल्स रहते हैं, तो मेनली हमें मेन देखना रहता है जो हमने पहले देख लिया है। क्या है, प्राइमरी आइडियोपैथिक है, सेकेंडरी मेम्ब्रेनस है। इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी ई सी के कारण होता है, साइफिलिस के कारण होता है, मलेरिया, शिस्टोसोमियासिस, लेप्रोसिस और फिलेरियासिस के कारण होता है। कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर, किडनी, एसोफेगस और नीलोब्लास्टोमा के कारण। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो मेजॉरिटी में होता है वो हमने ऊपर बता दिया है। ठीक है, अब ड्रग में भी गोल्ड, मरकरी बहुत सारे आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी होता है और कुछ सिस्टमेटिक डिजीज़ भी होते हैं। सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे ताकि आप पर ज़्यादा भार न पड़े। अब क्या कर रहा है, देखिए पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, एरो दिया हुआ है। ये पिक्चर में क्या है, एरो दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, तो सब एपिथेलियल डिपोजिट, यहाँ पर ये सब एपिथेलियल है जिसमें डिपोजिट हुआ है। अब क्या का डिपोजिट हुआ है, तो विथ रिजल्टिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन रिएक्शन। ये क्यों हुआ है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रिएक्शन होने के कारण हुआ है। तो क्या रिजल्ट मिला है, अपीयरेंस ऑफ स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन और सिल्वर स्ट्रेन। क्या हुआ, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन बना है, कहाँ पे, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सब एपिथेलियल में। ठीक है, अब ये देखिए ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला क्या है, तो डिपोजिट आर डायरेक्टली विजुअलाइज बाय इनफ्लोरेसेंस। ये किसके द्वारा देखा गया था, इनफ्लोरेसेंस के द्वारा देखा गया। इसमें एंटी आईजीजी प्रेजेंट होता है जो रिवील करता है डिफ्यूज ग्रैनुलर कैपिलरी लूप स्टेनिंग को। ठीक है, पहला क्या था, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा है क्या है, डिफ्यूज ग्रैनुलर कैपिलरी लूप स्टेनिंग, किसके कारण, तो एंटी आईजीजी के कारण। अब ये तीसरा देखिए, फिर एरो दिखा रहा है, ये क्या है, ये फूड प्रोसेस इफेसमेंट है। ये क्यों होता है, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये सब एपिथेलियल में ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, वही अर्ली सराउंडिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो ऐसे तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ही सब डिवीजन है, तो 80% उसी के कारण होगा, लेकिन इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होगा। ये याद रखिएगा, क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है। टेंशन ले लीजिए, लास्ट में हम सारे नेफ्रोटिक सब डिवीजन को क्या करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे, जिससे आपको याद करने में ईजी होगी। इसमें मेनली पेशेंट क्या होते हैं, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, मतलब थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म से रिलेटेड होते हैं। हाईएस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंस
रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, परमोली एम्बोलिज्म दी वेनस थ्रोम्बोसिस के कारण होता है। अब क्या है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है। ये मेनली मेल जेंडर में होता है, ओल्डर एज होता है, हाइपरटेंशन के कारण होता है, परसिस्टेंट ऑफ प्रोटीनूरिया होता है। ये तो कॉमन है, ये पहले ही बता दिए हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा है, जैसे कि हमने मिनिमल में पढ़ा था, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो स्टेरॉयड होते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं। एफएस में क्या पढ़ा था, तो इनहिबिशन ऑफ रास था। लेकिन जो मेम्ब्रेनस में है, इसमें दोनों हैं, क्या है, रास भी है और ये स्टेरॉयड भी है। अगर स्टेरॉयड से अगर एलर्जी है तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी है, और दोनों साथ में भी दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी रिलैप्स हो जाता है, रिलैप्स हो जाने पे क्या दिया जाता है, रितुजिमाब दिया जाता है, ठीक है, या कभी कभी सिंथेटिक एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी दिया जाएगा। इसमें मेनली प्रोफाइलेक्टिक भी यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट, क्यों, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के लिए, लेकिन वो अभी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओ चलिए ये लेसन में इतना ही पढ़ना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगला में क्या पढ़ेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ेंगे। आपको आशा है समझ में आया होगा, अगर नहीं थोड़ा सा जो ये कन्फ्यूजन है, जब हम कंपेयर करेंगे इन 5 डिजीज़ को तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।